नमस्कार मित्रों। आज हम बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में प्राकल्पना की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बार मिल रहे हैं हम प्राकल्पना के संदर्भ में। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया कि प्राकल्पना क्या है, प्राकल्पना की सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्व है, सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में प्राकल्पना का कहाँ स्टेटस है, प्राकल्पना की क्या सामान्य अर्थ है, परिभाषा है। इसके ऊपर मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की। आज हम बात करेंगे कि प्राकल्पना की क्या क्या विशेषता होती है। पहले तो प्राकल्पना के 3 शब्द हैं, याद रखें। प्राकल्पना भी लिखा आता है कई जगह, उपकल्पना भी आता है, कई जगह परिकल्पना भी आता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अंग्रेजी का शब्द देख लिया करें, हाइपोथेसिस। ठीक है, आज बात कर रहे हैं प्राकल्पना की विशेषताएं। प्राकल्पना की पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्राकल्पना के अंदर क्या होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए। अब हम इन्हीं की चर्चा क्रमवार करेंगे। पहला है स्पष्टता। प्राकल्पना 2 दृष्टियों से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से तथा दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ तथा विचार स्पष्ट तथा भ्रम रहित होने चाहिए। जहाँ संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। दूसरी खास बात है कि प्रयोग सिद्धता। प्राकल्पना में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पना में किसी नैतिक अथवा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात उसमें अच्छे और बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्राकल्पनाएं वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। तीसरी खास बात है विशिष्टता। एक प्राकल्पना को अध्ययन के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उनका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी है। अतः यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं जो हमें तथ्यों के संकलन, शोध को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सकें। अगली खास बात है उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध। प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। ऐसी प्राकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती है जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधि नहीं हो। नेक्स्ट है सिद्धांत समूह से संबद्ध। सामाजिक अनुसंधान के नौसीखे विद्यार्थी इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं कि उनकी प्राकल्पना किसी सिद्धांत से संबद्ध नहीं होती। सामान्यतः वे ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर तथा आकर्षक प्रतीत होता है। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि उनका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं। और अंतिम खास बात है सरलता। एक उत्तम प्राकल्पना में
सरलता का गुण भी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उनमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल एवं परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। सरलता के विषय में ये भी कहा जाता है कि इसे विलियम ओकम का उस्तरा कहा गया है। सरलता का अर्थ लेकिन यहाँ ये नहीं है कि प्राकल्पनाएं सामान्य जन के लिए भी बोधगम्य हो। बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं घातक भी सिद्ध हो सकती है। अब मित्रों हम बात करेंगे कि प्राकल्पना के क्या क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। गुडेहार्ट ने 3 प्रकार बताए हैं इसके। अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित ये प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्तव्यों, विश्वासों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए सामान्यतः ऐसी कहावतें प्रचलित है कि जैसे मान लीजिए शाम को कौवा बोलता है तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि कोई मेहमान आने वाला है। ये अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित है। दूसरी है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में प्रायः एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षण किया जाता है। जैसे मैं कहूँ, गाँवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक है, या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। और तीसरा और अंतिम प्रकार बताया गुडेहार्ट ने, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित होती है। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी उनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख होता है, अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। उदाहरण के लिए बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणात्मकवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को तो वंशानुक्रमण वाले बुरे वंशानुक्रमण को उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पना को कारणात्मक प्राकल्पना भी कहते हैं। कल मैं आपको इसके कुछ अन्य प्रकारों की चर्चा करूँगा, जिनमें सकारात्मक प्राकल्पना, नकारात्मक प्राकल्पना, शून्य उपकल्पना और कामचला उपकल्पना की बात होगी। इनमें शून्य उपकल्पना और कामचला प्राकल्पना महत्वपूर्ण है। इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, शून्य उपकल्पना क्या है। कल मैं आपको ये बताऊंगा। एक कामचला उपकल्पना, वर्किंग हाइपोथेसिस। कल हम इसके ऊपर आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। धन्यवाद।